एक गांव में हरिया अपनी पत्नी बिन्नी और 5 साल के बेटे सोनू के साथ रहता है। हरिया और उसकी पत्नी जमींदार के खेतों में काम करते हैं। सोनू भी उनके साथ खेतों पर जाता है और पेड़ पौधों के पास खेलता है। कभी वो उसकी डाल पर चढ़ता है तो कभी उसके फल खाता है। हरिया और उसके परिवार की ऐसी ही जिंदगी चल रही है। हर रोज की तरह सोनू आज भी अपने मम्मी पापा के साथ खेतों में काम करने जाता है। हरिया अपने बेटे को पढ़ाना चाहता है, लेकिन सोनू मंदबुद्धि है। तभी वहाँ जमींदार माखन सिंह भी आ जाता है। हरिया, इस बच्चे को स्कूल भेजो या काम पर लगाओ, लेकिन मेरे पेड़ों से दूर रखो। ये मेरे फल खा जाता है, मुझे इससे बहुत नुकसान होता है। साहब, बच्चा है इसलिए छोड़ देते हैं, इसको धूप में कैसे रखेंगे? अरे तो तेरा बच्चा है ना, इसको स्कूल भेज, अनाथ आश्रम भेज, जहाँ मर्जी है वहाँ भेज, लेकिन मेरे फल क्यों खिलाता है इसे? ठीक है साहब, वो कल से आपके फल नहीं खाएगा, मैं उसे वहाँ आने नहीं दूंगा। माखन सिंह ये बोलकर चला जाता है। क्या हुआ? तुम इतनी चिंता में क्यों हो? सोनू को स्कूल वाले तो लेते नहीं हैं, घर अकेले इसे छोड़ नहीं सकते और खेत में धूप में रख नहीं सकते। सिर्फ जमींदार के बगीचे का ही सहारा है, लेकिन अब वहाँ भी मुश्किल है। अब सोनू कहाँ रहेगा? मैं स्कूल जाकर एक बार मैडम जी से बात कर लूंगी। अगर वो हमारे सोनू को पढ़ा दे तो। तू पागल हो गई है क्या? तुझे समझ में नहीं आता? जब मास्टरनी जी बोल चुकी हैं कि सोनू मंदबुद्धि है, वो इसे नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा ठीक है, अभी काम करते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। दोनों नलाई में लग जाते हैं। सोनू आम के पेड़ की डाल पर झूल रहा है और बढ़िया आम खा रहा है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है वहाँ? अरे मैं पेड़ हूँ, जादुई पेड़, और तुम मेरी डाल पर बैठे हो। ये सारे आम तुम्हारे हैं, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अरे वाह, तुम बोलते भी हो? हाँ मेरे दोस्त, मैं बोलता भी हूँ, और अब से तुम यहाँ रोज आना। पेड़ और सोनू बात कर रहे हैं कि तभी वहाँ जमींदार माखन सिंह एक अखबार पढ़ते हुए आ जाता है। भारत में आएगी आलू की मशीन, एक साइड से आलू डालो और सोना निकालो। अरे वाह, मैं तो इससे बहुत अमीर हो जाऊंगा। सबसे पहले मैं ही इस मशीन को खरीदूंगा और अपने सभी खेतों में आलू की खेती कराऊंगा, और मात्र 1 महीने में ही पूरे भारत में सबसे अमीर हो जाऊंगा, और लगभग 1 साल में तो मैं बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ दूंगा। अरे वाह, मैं तो बहुत अमीर हो जाऊंगा। अब जो भी हो, मैं ये मशीन खरीद कर ही रहूंगा। सोनू जमींदार की सारी बातें सुन लेता है और जमींदार ख्वाब देखते हुए अपने घर पहुंच जाता है। सोनू, तू अब पढ़ाई पर ध्यान दे ले। जमींदार तुझे अब खेतों में नहीं घुसने देगा। क्यों नहीं घुसने देगा? वो आम का पेड़ तो मेरा दोस्त है, और मेरे दोस्त ने मुझे बोला है कि मैं रोज उसके पास आया करूं। देख ले बिन्नी, मैं कह रहा था ना कि सोनू मंदबुद्धि है। अब देख ले, पेड़ भी अब बोलने लगा और दोस्ती भी करने लगा। पापा, उसने सच में ही बोला। सोनू, तू कल से घर पर रहेगा। पापा, मुझे कुछ पैसे चाहिए ताकि मैं आलू की मशीन खरीद सकूं और उससे सोना बना सकूं। फिर हमको खेतों में काम नहीं करना पड़ेगा और हम भी जमींदार बन जाएंगे। सच में ये लड़का पूरा पागल हो गया है। तेरा लड़का पागल है, पागल। सभी सो जाते हैं, लेकिन सोनू के दिमाग में सिर्फ आलू की मशीन ही घूम रही होती है। अगले दिन सुबह सोनू उठकर सबसे पहले खेतों में पहुंच जाता है और फिर आम
आम के पेड़ के पास पहुंच जाता है। आओ दोस्त, क्या हाल है तुम्हारे? अगर तुम मेरे दोस्त हो तो मुझे आलू से सोना बनाने वाली मशीन दे दो। बस इतनी छोटी सी बात, अरे अभी दे देता हूँ। पेड़ सोनू को आलू से सोना बनाने वाली मशीन दे देता है। सोनू उसे लेकर घर आता है और घर में पड़े एक आलू को मशीन में डाल देता है। लेकिन वो हैरान रह जाता है क्योंकि मशीन से सोने का आलू बाहर आने लगता है। वो खुशी से झूम उठता है और अपने मम्मी पापा को बुलाता है। वो भी सोनू की इस कामयाबी पर बहुत खुश होते हैं और कुछ महीनों में ही वो बहुत अमीर बन जाते हैं। इस बात की खबर जमींदार को लग जाती है और वो हरिया के घर आता है। देखा हरिया, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुमने मेरे पेड़ से सोने की मशीन ले ली। वो पेड़ मेरे थे, वो मशीन मेरे पेड़ के पास थी, तो उस पे सबसे पहले मेरा हक है। वो मेरे बेटे की है, उसको उसके दोस्त ने दी है। तुमने उससे बहुत दौलत कमा ली है। मैं तुमसे दौलत वापस नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे वो मशीन वापस दे दो। हरिया नैतिक मूल्यों का आदमी है और वो मशीन जमींदार को दे देता है। जमींदार बहुत सारे आलू खरीद लेता है, लेकिन जैसे ही उसने पहला आलू मशीन में डाला, मशीन ऑटोमेटिक वहाँ से गायब हो गई और जमींदार के होश उड़ गए क्योंकि जमींदार ने सारे शहर का आलू 20 लाख रुपए में खरीदकर अपने घर स्टॉक कर लिया था, लेकिन अब वो उससे सोना न बना सका। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भिखारी लाल नाम का एक जमींदार रहता था। भिखारी लाल नाम का सिर्फ भिखारी था, वो अपने गांव का सबसे अमीर किसान था। भिखारी लाल के पास 500 एकड़ जमीन थी। चिप्स बनाने वाली कंपनियां सीधे उससे आलू खरीदा करती थी। आलू के साथ भिखारी बड़ी कंपनियों को मसाले, चावल और गेहूं भी बेचता था। संजय, 100 टन आलूओं का ऑर्डर आया है। जल्दी खेत पर जाओ और मजदूरों से कहो कि आलू खेत से निकालकर गोदाम में पहुंचाए। सुनिए जी, बादाम और बाकी के मेवे खत्म हो गए हैं। हलवे में डालने के लिए कुछ भी नहीं है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? चंदू को बाजार भेजकर 10 किलो बादाम, 10 किलो काजू और 10 किलो पिस्ता मंगवा लो। अरे संजय, तुम अभी तक गए नहीं खेत पर? पापा, हमारे गांव में शंकर नाम का जो कपड़े प्रेस करने वाला रहता था, कल उसका निधन हो गया। शंकर की पत्नी के पास शंकर के अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं हैं। तिजोरी से 20,000 रुपए ले जाओ और शंकर की पत्नी को दे दो। भिखारी लाल दिल खोलकर दान पुण्य किया करता था। गांव का कोई भी गरीब आदमी अगर भिखारी लाल के घर मदद मांगने आता तो वो खाली हाथ नहीं लौटता था। गांव में नदी के पास साधुओं की एक टोली रहती थी। भिखारी लाल पूर्णिमा और अमावस्या को साधुओं के पास भोजन लेकर जाता था। भिखारी लाल, अमीर होते हुए भी तुम्हारे भीतर अहंकार नहीं है। ये तुम्हारी आर्थिक समृद्धि का कारण है। महात्मा जी, मैं जब छोटा था तो पिताजी के साथ आपके पास आया करता था। अहंकार को छोड़ने का उपदेश मैंने आपसे ही पाया है। उसी गांव में मूलचंद नाम का एक जमींदार रहता था। मूलचंद के पास भी पुरखों की 500 एकड़ की जमीन थी, लेकिन अपने अकड़ू, अहंकारी और कंजूस स्वभाव के कारण मूलचंद का कारोबार अच्छा नहीं चलता था। मूलचंद भी साधुओं के पास भोजन लेकर जाता था, लेकिन दान पुण्य करने में भी वो अपना अहंकार प्रदर्शित करता था। लीजिए महात्मा जी, मैं आपके लिए देसी घी और मेवों से बनी मिठाई लेकर आया हूँ। पूरे 5,239 रुपए खर्च किए हैं मैंने। भला मेरे अलावा इस गांव में आपको ऐसा भोजन और कौन दे सकता है? मूलचंद भी इसी जुगाड़ में रहता था कि कोई बड़ी कंपनी उसके खेतों की फसल खरीदना शुरू कर दे। एक दिन जब मूलचंद कार से गांव से बाहर जा रहा था तो एक शहरी आदमी ने उससे रास्ता पूछा। एक्सक्यूज मी, क्या ये रास्ता फतेहगंज जाता है?
हाँ भाई साहब, ये रास्ता फतेहगंज ही जाता है। आप किस काम से फतेहगंज जा रहे हैं? मेरा नाम रणदीप आहूजा है। मेरी कंपनी नमकीन, चिप्स और पापड़ बनाती है। मुझे 200 टन आलू खरीदने थे। आप बिल्कुल सही जगह पर सही आदमी से मिले हैं। मेरे पास कई सौ एकड़ जमीन है और मैं आलू की खेती करता हूँ। इतना आलू आपको इस गांव में और कोई नहीं दे पाएगा। चलिए घर चलते हैं और बैठकर बातें करेंगे, आइए। मूलचंद ने खूब बड़ी बड़ी बातें करके कंपनी के मालिक से ऑर्डर ले लिया। एक बात का विशेष ध्यान रखना, हमें 1 नंबर का आलू चाहिए। आलू में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चिंता ना करें भाई साहब, हमारा आलू आज तक किसी कंपनी ने फेल नहीं किया है। मूलचंद ने लागत बचाने और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए बिल्कुल सस्ते वाले बीजों से आलू उगाए और उन पर कीटनाशकों का छिड़काव भी नहीं किया। चिप्स कंपनी का मालिक मूलचंद से 200 टन आलू खरीद के ले गया, लेकिन महीने भर बाद ही आलू सड़ गए। मिस्टर मूलचंद, आपने हमारे साथ चालाकी की है। अब हम आपसे आलू नहीं खरीदेंगे। अगला ऑर्डर हमने भिखारी लाल को दे दिया है। भिखारी लाल, भिखारी लाल, भिखारी लाल। वो भिखारी लाल मेरे सारे ऑर्डर छीन लेता है। उसकी वजह से हर बार मुझे नुकसान उठाना पड़ता है। जब तक भिखारी लाल बर्बाद नहीं होगा तब तक मैं समृद्ध नहीं हो पाऊंगा। मूलचंद नदी पे रहने वाले साधु के पास पहुंचा। महात्मा जी, मैंने आपको खूब भोजन खिलाया है। बदले में मैं आपसे इतना चाहता हूँ कि आप अपने चमत्कार से मूलचंद के खेतों को दलदल में बदल दें। मैं ऐसा नहीं कर सकता। बुढ़े, आज के बाद मैं तुझे कुछ भी दान नहीं करूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। नदी पार काले खां नाम का एक मुल्ला रहता था, जो पैसे लेकर लोगों के मन चाहे काम करता था। मूलचंद मुल्ले के पास पहुंचकर बोला, मुल्ला जी, मेरा एक काम कर दीजिए। मैं आपको इतने पैसे दूंगा कि आपकी 7 पीढ़ी आराम से बैठकर खाएगी। तुम काम बताओ। मुल्ला काले खां सारे काम कर सकता है। भिखारी लाल के खेतों को दलदल में बदल दो। मुल्ला ने मूलचंद को एक पौधा दिया और कहा, इस पौधे को अमावस्या की काली रात में खेतों के बीचों बीच लगा देना, फिर देखना इस काले इल्म का कमाल। अमावस्या की रात को मूलचंद ने वो पौधा भिखारी लाल के खेत में लगा दिया। अगले दिन भिखारी लाल जब खेत पे पहुंचा तो उसने देखा उसका पूरा खेत दलदल में बदल चुका है। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? इतना बड़ा खेत रातों रात दलदल बन गया। खेत में कम से कम 300 टन आलू थे। अगले सप्ताह ही मुझे कंपनी का ऑर्डर कंप्लीट करना है। मेरा खेत बर्बाद नहीं हो सकता। ये दलदल नहीं बन सकता। भिखारी लाल रोते हुए दलदल में कूद गया। दलदल में पूरा धंसने के बाद भी भिखारी लाल डूबा नहीं, उसकी सांसें चलती रही। अंदर जाते जाते वो बिल्कुल तली पर पहुंचा तो भिखारी लाल ने देखा कि अंदर सोने के आलू पड़े हुए हैं। भिखारी लाल कुछ सोने के आलू बटोरकर दलदल से बाहर निकला। भिखारी लाल ने एक बड़ी क्रेन मंगवाई और दलदल के अंदर से सोने के आलू निकालना शुरू कर दिया। पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। मूलचंद को जब पता लगा कि भिखारी लाल के दलदल बन चुके खेत से सोने के आलू निकल रहे हैं तो गुस्से से पागल हो गया। यह कैसे हो सकता है? दलदल से भला सोने के आलू कैसे निकल सकते हैं? रात में जब सारे लोग अपने अपने घर लौट गए तो मूलचंद दलदल बन चुके खेत पे पहुंचा और दलदल में कूद पड़ा। कुछ ही देर बाद मूलचंद पूरा दलदल में धंस गया और उसकी सांसें आनी बंद हो गई। अरे बाप रे, ये तो असलियत की दलदल है। कोई बचाओ मुझे। गांव के एक आदमी ने बहुत दूर से मूलचंद को दलदल में डूबते और चिल्लाते देखा। जब तक वो आदमी मूलचंद के पास पहुंचा तब तक मूलचंद डूब चुका था।
दलदल से मूलचंद की लाश निकली। महात्मा जी, मैं उस दलदल में सांस ले पा रहा था और सुरक्षित बाहर निकल आया, फिर मूलचंद उसमें क्यों डूब गया? तुम्हारे खेत को मूलचंद ने ही दलदल बनाया था। लेकिन कैसे? नदी पार रहने वाले मुल्ला काले खां के काले इल्म से। लेकिन वो मुल्ला मेरा ही शिष्य वीरवाला है। मैंने वीरवाला को मुल्ला बनाकर नदी के पार रखा हुआ है ताकि बुरे इरादे रखने वाले लोग उसके पास बुरे काम करने जाएं, लेकिन उनके बुरे काम पूरे ना हो पाएं।